देखिए, अगर आपका धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, मतलब आपके धर्म में जरूर कुछ कमी है, तभी वो आपका धर्म छोड़ के भाग रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप किसी दुकान पे, किराना दुकान पे जा रहे हैं, और अगर आप उस किराना दुकान पे कोई सामान लेने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा? वहीं पे रुपा लाइएगा, दूसरा दुकान देखेंगे। इसका मतलब उस दुकान में कुछ कमी है, तभी तो हम दुकान छोड़ के गए। अगर दुकान में मिल गया तो हम दुकान छोड़ के गए रहते हैं। रोटी के लिए 2 बिल्लियाँ क्या कर रही थी? झगड़ रही थी। तब तक वहाँ पे बंदर मामा पहुँच गए। समझ में आया? बोले क्या हुआ है? या तो ही ज़्यादा रोटी लिए, हम कम रोटी लिए हैं। बस वो एक तराजू लेकर आए। समझ में आया? बोले कि लाओ इधर रोटी हम तोड़ते हैं। तो रोटी तोड़ कर रखें, उधर रखें। करिए ना उसके में बेसी है, बस तोड़ के खा लिए। तब बोली ना उसके में बेसी है, तोड़ के खा लिए। फिर बोली इसके में बेसी है, तोड़ के खा लिए। ऐसे करते करते पूरा रोटी कौन खा गया? बंदर। बोले अब तुम लोग जाओ। समझ आया? तो जब 2 आदमी लड़ाई करता है तो तीसरा उसका क्या कर लेता है? फायदा उठा लेता है। हाँ, नेगियोन और हाथियन, इनको लपलपाती तलवार कहा जाता है। समझ आया? ये क्या करते थे? राज दरबार में सिपाही वगैरह का काम करते थे। जैसे बाहुबली मूवी में कटप्पा था। कटप्पा देखिए, अगर कोई भी संकट आता था तो कटप्पा पहले अपने ऊपर ले लेता था। समझ में आया? तो वो कटप्पा को आप लपलपाती तलवार कह सकते हैं कि राजमहल पे कोई संकट आएगा तो कटप्पा का सैनिक तैयार करो। समझ में? सैनिक तलवार तैयार करके क्या करेगा? डायरेक्ट अटैक करने के लिए निकल जाता है। गाँव देहात में कहावत है कि गरीब के लुगाई गाँव भर के भौजाई। सुना है कि नहीं? मतलब गरीब आदमी का जो लुगाई होता है उसको गाँव भर भौजी कहता है, मजाके करता है उससे। तनी अमीर आदमी को कोई तनी लुगाई को तनी भौजाई करके दिखा, लगेगी शिकायत करेगी, एक को लगेगा पिटाने सब। समझ में? तो कमजोर आदमी को सब क्या किया गया है? मतलब शुरू से ही दबाया गया है। समझ में? जापान एक के बार आया, सब पर्ल हार्बर द्वीप को ही उड़ाकर क्या हो गया? चला गया। अमेरिका बोला तू हमको मारा गए रे, तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी है? कह रहा है हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमसे कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहे थे इसलिए आपको मारे, बाकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है आपको। अब आप आराम से पीछे चले गए हैं, आपको इतना ना ज़्यादा हो दिए हैं कि आप 40 साल पीछे चले गए। अब आपको जो करना है करते रहिए। इसलिए हमारे पास 2 रास्ता था, या तो हम और मेहनत करके आपसे आगे निकल जाए, या फिर आपका पैर पकड़ के पीछे खींच दे। तो हमको दूसरा रास्ता बढ़िया लगा, आपका पैर पकड़ के पीछे खींच दिए। आप 40 साल पीछे गए, अब आप लड़ते रहिए। समझ में आया? अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया। बोला जापान तुमको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बोलेगा अभी में पीटे फिर से। नहीं समझ में आ रहा। जय हिंद। तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया था कि देश के बारे में सोचना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के बारे में सोचना। अब हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ आपको बता दिए। हिंद चीन में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम में 3 राज्य कौन कौन? अन्नाम, ऊपर आपका क्या हो जाएगा? तोंगकीन, और नीचे हो जाएगा कोचिन चीन। तो ये 3 राज्य किस में आते हैं? वियतनाम में आते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमको जो कहानी पढ़ना है, किसका कहानी पढ़ना है? वियतनाम का कहानी पढ़ना है कि वियतनाम के अंदर आखिर फ्रांसीसी लोग कैसे प्रवेश कर गए, और फिर वो स्वतंत्रता कैसे मिला, वो लोग कहाँ प्रवेश किए, उससे उनको फायदा क्या हुआ। तो आपको पूरा ये कहानी क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। ये आपको बता दिया है कि ये भारत हो गया, ऊपर क्या हो गया? इधर चाइना, और दोनों के बीच में प्रभाव में कौन आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इसे इंडो चीन, यानी इंडो चाइना, भारत की और क्या हो जाएगा? चाइना। तो इंडो चीन बोला जाता है। ये देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसमें देखिए जो वियतनाम है ये तो लाओस हो गया, ये क्या हो गया? कंबोडिया। लेकिन वियतनाम देखिए 3 भाग में क्या हुआ है? बटा हुआ है। ऊपर वाला तोंगकीन, उसके बाद से अन्नाम, और नीचे वाला कोचिन चीन, यानी ये 3 भाग में क्या हुआ है? बटा हुआ है। अब इसमें कौन घुसेंगे? फ्रांसीसी लोग। किसका मदद लेकर घुसेंगे? कोचिन चीन के राजा का मदद लेंगे, और किस में घुस जाएंगे? हिंद चीन में। और पूरे हिंद चीन में किसका प्रसार हो जाएगा? फ्रांसीसियों का। किसका? फ्रांसीसियों का। ये आपको बता चुके हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार कैसे हुआ। जब क्या हुए, यहाँ वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया, तो उसके पीछे फ्रांसीसी लोग भी आए, और भारत के साथ टकरा के कहाँ चले गए? हिंद चीन में जाकर क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। ये सब आपको बता दिए। इसका क्षेत्रफल 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। पूरा इसका ट्रेलर भी आपको दिखाए होंगे। चलिए, ये आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। समझ में? कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में इसको कौन से राजा ने बताया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। कौन थे? सूर्यवर्मा द्वितीय, या सूर्यवर्मन देव ऐसे करके था, सूर्यदेव वर्मन। ये आपका हो गया। हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ बता दिए। वहाँ पे पादरी लोग जाकर धीरे धीरे अपने धर्म का क्या करने लगे? प्रचार करने लगे, और प्रचार करते करते पूरे हिंद चीन पर ही 1787 से कब्जा शुरू किया, और 1887 तक, यानी 100 साल में पूरा का पूरा हिंद चीन पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। और फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ तो उससे इनको फायदा क्या हुआ? पहला इनको आर्थिक कारण, इसका आर्थिक कारण में आप लोग देखिएगा यहाँ पर रबड़ और किसका खेती होता है? धान का खेती होता है। और 1931 में वियतनाम क्या हुआ था? पूरे दुनिया का 3रा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था चावल का। इतना ज़्यादा यहाँ पर किसका खेती हुआ था? धान का खेती हुआ था, यानी चावल का खेती। अरे धान चावल एक नो है।
अरे उसी का कच्चा रूप हो गया वो, समझ में आया? हाँ, पहले गेहूँ आता है, फिर क्या आता है, आटा आता है, उसके बाद से रोटी आता है, नहीं तो बिस्किट आता है, जो बनाइए उससे, समझ में आया? उसके बाद से इनको कौन सी असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का ये लोग नीति अपनाए थे। इन लोगों को लगता था कि हम ही को भगवान सभ्य बना के भेजा है, हम ही पूरा दुनिया की जिम्मेवारी उठाए हैं, सबको क्या बनाते फिरे, सभ्य बनाते फिरे। इसके लिए ये लोग धार्मिक प्रयास का क्या किए, जोर शोर से करना शुरू कर दिए। अब लोगों का इनके अंदर क्या बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। व्यापारिक सुरक्षा इनको ऐसा लगता था जैसे हम लोग क्या है, व्यापारिक सुरक्षा में है। व्यापारिक सुरक्षा में कैसे, इनको हिंद चीन में किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था और वहाँ पे किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई भी नहीं होता था। ये लोग व्यापारी बन के गए, आराम से वहाँ पे क्या हो गया, अपना स्टेबिलिटी बना लिया। इसलिए इनको लगा कि हम लोग क्या है, बढ़िया है, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, तो व्यापारिक सुरक्षा से हम लोग क्या है, बढ़िया, इनको सुरक्षित लगा स्थान। कच्चे माल की आपूर्ति हो जा रहा था, यहाँ से कच्चा माल लेकर और कहाँ लेकर जाते थे, फ्रांस में, और फ्रांस से फिर वहाँ से अपना प्रोडक्शन करके लाकर किसमें भेज देते थे, हिंद चीन में लियाकर भेज देते थे। उसके बाद से बोल रहा है हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, जब हिंद चीन पे फ्रांस का कब्जा हो गया तो फ्रांस ने कोचिन चीन पे अपना खुद का प्रशासक बैठा दिया। अब बाकी जगह पे अपना चमचा बेलचा बैठा के बोला जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना होगा। तो बोला ठीक है, जैसा आप कहिएगा वैसा हम क्या करेंगे, करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे क्या बन गया, एक जगह प्रत्यक्ष सरकार, कहाँ पे, कोचिन चीन में, बाकी सब जगह अप्रत्यक्ष सरकार। अप्रत्यक्ष का मतलब वहाँ पे डायरेक्ट फ्रांस शासन नहीं करेगा, फ्रांस के द्वारा चुना गया जो शासक है, जिसको फ्रांस खुद बैठाया गद्दी पे, वो क्या करेगा, शासन करेगा। और वो गड़बड़ करेगा तो उसको गद्दी पर छटा देगा, यहाँ से। यही हमारे यहाँ बंगाल में भी हुआ था, समझ में? जब बंगाल का कहानी बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो वहाँ बताएंगे। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ जाकर बंधक बनकर क्या करना, कार्य करना। उसमें आपको खाना पीना रुपया पैसा सब उसी के ऊपर निर्भर है, देगा कि नहीं देगा ये भी नहीं पता है। जब उसका ऋण चुक जाएगा तो आप उसके घर में से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जब तक ऋण नहीं चुका है आप वहाँ पर बंधक बनकर क्या कीजिए, काम कीजिए। हमारे यहाँ अभी ये इलीगल है, समझ में? बंधुआ मजदूरी क्या है, इलीगल है। एक तरफा अनुबंध भी इसी की तरह होता है। इसमें जबरदस्ती क्या किया जाता है, जो मजदूर होते हैं उनसे फैक्ट्री में क्या किया जाता है, कार्य कराया जाता है। रबड़ की खेती में कार्य कराया जाता है, धान की खेती में क्या किया जाता है, कार्य कराया जाता है। और नहीं करने में पीट कर उनको जबरदस्ती कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। एक तरफा अनुबंध आपको बताया था कि दोनों किसी एक आदमी का सहमति है, दूसरे का सहमति नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एक तरफा अनुबंध। समझ आया? उसके बाद से औपनिवेशिक आर्थिक नीति बताए थे, पॉन बना रहे थे। वो लोग बोले थे कि जो उपनिवेश को अगर विकास कीजिएगा तो फ्रांस का भी क्या होगा, विकास होगा। इसमें बोले थे कि वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या कीजिए, आमदनी बढ़ा दीजिए, ताकि उन लोगों का क्रय शक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वो नए नए चीज़ों को खरीदेंगे तो फ्रांस को क्या होगा, मुनाफा होगा। फ्रांस बोला सबको हम पैसे बढ़ाते फिर, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये सबको बांटते फिरे। समझ आया? जमींदारी प्रथा, इसमें कर वसूलने के लिए किसको नियुक्त कर दिया जाता था, एक जमींदार को। वो जमींदार कर वसूल के लाकर किसको दे देता था, जो करदाता होते थे उनको क्या कर देता, दे देता था। एक तरफा अनुबंध समझा दिए। संरचनात्मक विकास क्या होता है और शिक्षा नीति। संरचनात्मक विकास का मतलब ये होता है, संरचना का मतलब होता है ढांचा। जैसे ही मार्कर का संरचना कैसा है, गोल है और कैसा है, लंबा है, तो ये संरचना, इसको कहा जाता है संरचना। जैसे लैपटॉप का संरचना, ये ग्लोब का क्या हो गया, संरचना। समझ में आया? तो संरचनात्मक विकास, आखिर इसका संरचना कैसा होगा, इसी को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक। तो आखिर जब फ्रांस का हिंद चीन पर क्या हो गया, अधिकार हो गया, तो उसका संरचनात्मक यानी उसका संरचना क्या था, पहले क्या था फिर बाद में क्या हो गया। तो संरचनात्मक विकास में देखिए, पहले फ्रांस में सड़क वगैरह नहीं था, रेल वगैरह नहीं था। ये लोग जाकर पूरा सड़क का जाल बिछवा दिए, रेल का जाल बिछवा दिए। जाल का मतलब नहीं होता कि जाल से ढकवा दिए, अरे जगह जगह रेल का क्या किए, अपना पटरी डलवा दिए, जगह जगह रोड का क्या कर दिए, बनवा दिए, ताकि इनको माल ले जाने और ले जाने में क्या हो, सुगमता हो, और यातायात में क्या हो जाए, सुगम हो जाए। और जो खर्चा लग रहा है, जैसे ऊबड़ खाबड़ है तो देखिएगा पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगेगा गाड़ी में, लेकिन वहीं प्लेन रास्ता है तो उतना ही पेट्रोल में, जहाँ आप 40 किलोमीटर चलते थे आप 80 किलोमीटर चलिएगा, तो यातायात क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। तो ये कैसा विकास हुआ इनके यहाँ, संरचनात्मक विकास हुआ। जबकि शिक्षा में कैसा विकास हुआ, शिक्षा में देखिए फ्रांसीसियों को, जो फ्रांसीसी कहाँ रहते थे, हिंद चीन में, उनको क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। एक नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है। सर मैं हिंद चीन में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वियतनामी और फ्रांसीसी दोनों भाषा में क्या दिया जाने लगा, शिक्षा दिया जाने लगा। फ्रांसीसी अपने अनुसार किताब छपवाते थे और पढ़वाते थे। तो ये वो लोग क्या करते थे, सब पिछला क्लास में हो चुका है। समझ में आया? अपने शिक्षा के अनुसार क्या किया, शिक्षक नियुक्त किया। दोनों भाषा में शिक्षा दे रहे थे, फ्रांसीसी और वियतनामी दोनों भाषा में शिक्षा दे रहे थे। और लोग अपने रीति रिवाज को क्या कर रहे थे, लोग अपने ईसाई धर्म को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे थे। किताब में फ्रांसीसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, जबकि वियतनामी के बारे में क्या लिख रहे थे, गलत गलत बातें लिख रहे थे। समझ में आया? तो देखिए मेन मुख्य उद्देश्य, अगर आप बचपन से ही किसी का माइंड वॉश कर रहे हैं तो आगे चल कर उसी के लिए लड़ेगा जिसके लिए उसको क्या किया गया है, सिखाया गया। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले विरोध कौन किया था, साइबोन गर्ल्स स्कूल में, नेटिव स्कूल में युवाओं ने इसका विरोध क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि स्कूल में सही काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बच्चों को क्या किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। और यहाँ के बच्चों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। एक टोकन फ्री स्कूल भी आया था,
नाम से लग रहा होगा कि टोकन फ्री यानी फ्री में पढ़ाई होता, बहुत महंगा स्कूल था ये, समझ में आया। यहाँ फ्री में पढ़ाई नहीं होता था। यहाँ पे जो कौन थे फ्रांसीसी लोग, वो कहते थे कि तुम रंग और खून से भले ही वियतनामी हो, लेकिन पहनावा ओढ़ावा और रीति रिवाज और क्या होता है जितना भी तुम्हारा है कल्चर से हमारे जैसा होना पड़ेगा, फ्रांसीसी होना पड़ेगा, तभी तुम स्कूल में क्या करोगे, पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। इसका विरोध हुआ और इसमें क्या हो गया, स्कॉलर्स रिवोल्ट हो गया। इसमें दो समुदाय के लोग रहते थे, कितने समुदाय, यहाँ देखिए 1868 में फ्रांसीसियों और ईसाई, फ्रांसीसियों ने ईसाई धर्म का इतना पुरजोर विरोध क्या किया था, विस्तार किया था, जबरदस्ती लोगों को अपनवा रहे थे कि तुमको क्या अपनाना है, ईसाई धर्म अपनाना है, सही तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह से तो ये उग्र तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, समझ में आया। इसमें दो समुदाय के लोग आए, दो समुदाय के लोग कौन कौन के, न्यूगियन और हाथियन, कौन थे, नेगियन और हाथियन, इनको लपलपाती तलवार कहा जाता है, समझ में आया। ये क्या करते थे, राज दरबार में सिपाही वगैरह का काम करते थे। जैसे बाहुबली मूवी में कटप्पा था, कटप्पा देखिए, अगर कोई भी संकट आता था तो कटप्पा पहले अपने ऊपर ले लेता था, समझ में आया। तो कटप्पा को आप लपलपाती तलवार कह सकते हैं कि राजमहल पे कोई संकट आएगा तो कटप्पा का सैनिक तैयार करो, समझ में, सैनिक तलवार तैयार करके क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करने के लिए निकल जाता था। सेम वही काम ये दोनों करते थे राज दरबार में, कौन कौन, नेग्युएन और हाथियन, इनको लपलपाती तलवार कहा जाता था। कहाँ का, हिंद चीन का। जब हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार किया, जबरदस्ती लोगों पर यातना करना शुरू कर दिए, तो इन लोगों ने हजारों ईसाइयों को क्या कर दिया, मौत के घाट उड़ा दिया, समझ में आया। तलवार उठाए बोले तुम लोग छोटा अत्याचार करेगा, हमारे देश में आके हमारे ऊपर कब्जा जमाएगा। हजारों की संख्या में क्या किए, ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिए। इसी जो हजारों की संख्या में लोग मरे थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉलर्स रिवोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कॉलर्स रिवोल्ट कहते हैं। तो ये न्यूएन और हाथियन को वियतनाम में क्या कहा जाता है, लपलपाती तलवार कहा जाता है। अब चढ़ते हैं हुआ आंदोलन। हुआ नहीं है, हुआ हाव आंदोलन है। क्या है, हुआ हाव आंदोलन है, समझ में आया। लेकिन बच्चा कहता है हुआ आंदोलन, अरे सियार नहीं बनता है हुआ करेगा बकरूल। हुआ हाव क्या है, हुआ हाव आंदोलन। अब ये हुआ हाव आंदोलन क्यों, कहाँ से शुरू हो गया और कौन शुरू किए थे। इनका नाम था हुइन फूसो। क्या नाम था, हुइन फूसो। क्या नाम था, हुइन फूसो। तो हुआ आंदोलन कौन शुरू किए थे, हुइन फूसो। ये एक युवा क्रांतिकारी व्यक्ति थे, समझ में। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, बौद्ध धर्म के लिए आंदोलन था, समझ में आया। क्योंकि देखिए ईसाई लोग कहाँ घुस गए हैं, फ्रांस में, फ्रांसीसी लोग कहाँ घुस गए हैं, हिंद चीन में, और जाकर सभी जगह ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारा धर्म अपनाओ, हमारा धर्म अपनाओ। और वहाँ वियतनाम में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म माना जाता है, समझ में आया। और बौद्ध सबसे शांति प्रिय होते हैं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। सबसे शांति कोई आपको अगर धर्म है तो कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, पढ़े होंगे, समझ में आया। तो बौद्ध धर्म ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, समझ में आया। तो ये लोग क्या किए थे, जगह जगह जाके क्या फैला रहे थे, ईसाई धर्म को, समझ में आया। तो इसी में आए कौन, हुइन फूसो, बोले कि हम लोग अपना बौद्ध धर्म को काहे पीछे रखेंगे, ये छोटा सा क्या फैला रहा है ईसाई धर्म, तो हम लोग भी अपना बौद्ध धर्म फैलाएंगे, समझ में आया। तो ये बौद्ध धर्म के लिए क्या शुरू कर दिए, हुआ हाव आंदोलन शुरू कर दिए। कौन सा आंदोलन, हुआ हाव आंदोलन शुरू कर दिए थे, समझ में आया। और बौद्ध धर्म में भी जब आप पढ़िएगा प्राचीन इतिहास, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जब इंटर क्लास में जाइएगा, बौद्ध धर्म जब शुरू में था तो बौद्ध धर्म में कुछ भी अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि उसमें लड़की वगैरह भी अलाउ नहीं थी, समझ में आया। बाद में बुद्ध भगवान ने क्या किया, लड़की को अलाउ किया, समझ में आया, नहीं तो उसमें लड़की भी अलाउ नहीं थी। और आगे चल के बौद्ध धर्म में इतना ज़्यादा कुरीति भर गया कि उसमें दारू, शराब, नचनिया, वैसे वृत्ति सब अलाउ हो गया, समझ में आया। तो इसको रोकने के लिए जो देखिए, अगर आपका धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, मतलब आपके धर्म में जरूर कुछ कमी है, तभी वो आपका धर्म छोड़ के भाग रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आप किसी दुकान पे, किराना दुकान पे जा रहे हैं, और अगर आप उस किराना दुकान पे कोई सामान लेने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा, वहीं पे रुका लाइएगा, दूसरा दुकान देखेंगे। इसका मतलब उस दुकान में कुछ कमी है, तभी तो हम दुकान छोड़ के गए। अगर दुकान में मिल गया था तो हम दुकान छोड़ के गए रहते हैं, नहीं। आपके धर्म में जरूर कुछ ना कुछ क्या घुसा है, कुरीतियाँ घुस गई हैं, कुछ ना कुछ कमी आ गया है, तभी लोग आपका धर्म छोड़कर क्या अपना रहे हैं, ईसाई धर्म अपना रहे हैं, समझ में आया। तो हुआ आंदोलन में कहा गया था कि आप लोग गरीबों का सहायता कीजिए, समझाया, फिजूल का खर्ची मत कीजिए। जो लड़कियों का खरीद बिक्री हो रहा है, आप लोग बौद्ध धर्म के आड़ लेकर लड़कियों का खरीद, पहले बहुत ज़्यादा लड़की का खरीद बिक्री होता था, समझाया, बेच देता था सब लड़की को, ले जाओ, बाल विवाह करा देता था, ऐसा क्या था, कुरीति था। तो बोला लड़कियों के खरीद बिक्री पे क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, समझ में। तो बौद्ध धर्म के आड़ में जो क्या हो रहा था, ये सारी घटनाएं चल रही थी, इन सब को रोकने का प्रयास कौन किया था, हुआ हाव आंदोलन किया था। और ये एक क्रांतिकारी आंदोलन भी बन गया, समझ में आया, और फ्रांसीसियों से लड़ने का कार्य किया, समझ में आया। अब ये देखिए 1939 में ये शुरू हुआ। 1939 में ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, समझ में आया। थोड़ा दुनिया को भी देखते चलिए, खाली हिंद चीन में ही मत घुसिए। हिंद चीन के अलावा आप दुनिया में देखिएगा तो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है,
समझ में आया। 1939 में हिटलर पोलैंड पे क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। और देखिएगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में पुनः क्या छिड़ गया है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया है। और यहाँ पे कब्जा किसका है, फ्रांस का। फ्रांस भी किस में उलझ गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया है। इसका मतलब फ्रांस अब कमजोर होगा कि मजबूत होगा, कमजोर होगा। जब दो आदमी में लड़ाई होता है तो लोग मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं। उसको मारेगा वो और ही पैसा खर्चा करेगा, पैसा खर्चा करके बंदूक मंगा, वो और ही पैसा खर्च करके दूसरा बंदूक मंगाएगा। दोनों का पैसों गया और क्या गया, ताकत हो गया। अब कोई अगर होशियार आदमी रहेगा, दोनों को दो थप्पड़ मार गया, दोनों पे कब्जा कर लेगा। जब समझ आया। अरे दो बिल्ली की लड़ाई सुना है कि नहीं है, रोटी के लिए दो बिल्लियाँ क्या कर रही थी, झगड़ रही थी। तब तक वहाँ पे बंदर मामा पहुँच गए। समझ में आया। बोले क्या हुआ है, या तो ये ज़्यादा रोटी लिए, हम कम रोटी लिए हैं। बस वो एक तराजू लेकर आए। समझ में आया। बोले कि लाओ इधर रोटी हम तोड़ते हैं। तो रोटी तोड़ कर रखें, उधर रखे। करिए ना उसके में बेसी है, बस तोड़ के खा लिए। तब बोली ना उसके में बेसी है, तोड़ के खा लिए। फिर बोली इसके में बेसी है, तोड़ के खा लिए। ऐसे करते करते पूरा रोटी कौन खा गया, बंदर। बोले अब तुम लोग जाओ। समझ में आया। तो जब दो आदमी लड़ाई करता है तो तीसरा उसका क्या कर लेता है, फायदा उठा लेता है। समझ में आया। तो वही हाल किसका हो गया था, फ्रांस का। जब फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया, समझ में आया, तो उलझ गया तो 1940 में फ्रांस क्या हो गया, हार गया जर्मनी से। समझ में। फ्रांस किसके साथ लड़ रहा था, जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी धुरी राष्ट्र में था और फ्रांस मित्र राष्ट्र में था। तो फ्रांस किससे हार गया, जर्मनी से हार गया। और जब हार गया तो उसका ताकत पूरा तरीका से क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर हो गया तो इन लोगों को लगा कि 1939 में हुआ आंदोलन, इसी को क्या कर लेते हैं और तीव्र कर देते हैं, और हम लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तब तक इसमें जापान को मौका मिल गया। किसको मौका मिल गया, जापान को। 1940 में जापान घुस गया किसमें, हिंद चीन में। समझ में आया। जापान आपको पता है ना, जापान कहाँ पे है, यहाँ पे आपको फ्रांस दिख रहा होगा, ये क्या है, फ्रांस। समझ में आया। फ्रांस का कब्जा किसके ऊपर था, ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पे। और यहाँ पे आपको छोटा सा इधर क्या दिख रहा होगा, जापान दिख रहा होगा। समझ में आया। ये जापान क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा ये मतलब ताकतवर देश था। अमेरिका से भी ताकतवर कौन था, जापान था। अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर कौन था, जापान था। इसको 1945 में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, शांत किया गया था। आपको बताएंगे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिरा दिया गया था, परमाणु बम गिरा दिया गया था। इसमें हिंदी में आप लोग के ऊपर कविता भी है, एक दिन सहसा सूरज निकला, हिरोशिमा नाम से। समझ में आया। उसका कविता का पूरा लिंकअप इसी से है। समझ में आया। अगर उस कविता को आप डायरेक्ट पढ़िएगा बिना ही कहानी पढ़े तो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, सहसा सूरज निकला, किसका बात कर रहा है, वो परमाणु बम का बात करता है वहाँ पे। समझ में आया। कविता जब आपको पढ़ाया जाएगा तो देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये जापान रूस पर भी आक्रमण कर रहा था और चाइना पर भी आक्रमण कर रहा था। समझ में आया। और इधर जर्मनी इसके जस्ट बगल में आपको कौन मिलेगा, जर्मनी। देखिए यहाँ पे फ्रांस है और फ्रांस के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, जर्मनी। तो जर्मनी रूस को क्या कर दिया, हरा दिया। जर्मनी बोल रहे हैं, जर्मनी फ्रांस को क्या कर दिया, हरा दिया। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध। और ये युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश क्या लिए हैं, भाग लिए हैं। लेकिन 1940 में फ्रांस क्या हो गया, हार गया। किससे, जर्मनी से। और जब हार गया तो इधर जापान को मौका मिल गया, बोला कि इसका स्थिति क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और इधर हिंद चीन पे किसका कब्जा है, देखिए हिंद चीन से जापान कितना लगे है, एकदम लगा ही है। तो हिंद चीन पे आकर कौन कब्जा जमाने लगा, जापान। समझ आया। एक गाँव देहात में कहावत है कि गरीब के लुगाई गांव भर के भौजाई। सुना है कि नहीं। मतलब गरीब आदमी का जो लुगाई होता है उसको गांव भर भौजी कहता है, मजाके करता है उससे। तनी अमीर आदमी को कोई तनी लुगाई को तनी भौजाई करके दिखा, लगेगी शिकायत करेगी, एक बार लगेगा पिटाने सब। समझ में आया। तो कमजोर आदमी को सब क्या किया गया है, मतलब शुरू से ही दबाया गया है। समझ में आया। बताइए हिंद चीन पहले से ही कमजोर, इस पर कौन आके शासन कर लिया, फ्रांस। और जैसे फ्रांस कमजोर हुआ इधर से जापान आके शासन कर लिया। समझ में आया। बेचारा स्वतंत्र होने का बारी आया तो फिर आके कौन दबा दिया इसको, फ्रांस दबा दिया। वो निकल जाता बेचारा, लेकिन उसके ऊपर कौन आके हावी हो गया, फ्रांस। अब फ्रांस उसके राजनीति में प्रवेश कर गया, किसके, हिंद चीन के। हिंद चीन के राजनीति में किसका प्रवेश हो गया, फ्रांस का प्रवेश हो गया। अब जैसे फ्रांस बोला जापान का प्रवेश हो गया। और फ्रांस क्या था, उतना ताकतवर अब नहीं बचा, क्योंकि ये किससे हार चुका है, जर्मनी से। द्वितीय विश्व युद्ध का पता है ना आप लोग को, 1939 से 1945 तक क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसमें फ्रांस क्या हो गया, हार गया। जब हार गया था, क्या इसके पास उतना ताकत है कि जापान से निपट सके, नहीं, इसके पास इतना ताकत नहीं है, वो किससे निपट सके, जापान से निपट सके। बस अब देखिए जापान क्या किया कि हिंद चीन के ऊपर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब से कब्जा जमाना शुरू किया तो हिंद चीन पे पूरा प्रशासनिक जितना भी मतलब राजनीतिक सुधार है वो किसके अंदर में आ गया, जापान के अंदर में आ गया। समझ में आया। तो जापान का पूरा राजनीतिक शासन किसके अंदर में आ गया, जापान। जबकि प्रशासनिक सुधार किसके अंदर में आ गया, फ्रांस के हाथ में आ गया। तो राजनीतिक और प्रशासनिक में अंतर क्या है, देखिएगा। कानून वगैरह कौन बनाते हैं, राजनेता, लेकिन उसको लागू कौन कराते हैं, प्रशासन। नहीं कहता प्रशासन काहे नहीं ऐसा कर रहा है, प्रशासन काहे नहीं वैसा कर रहा है। अभी जो दंगा हुआ तो उसमें लोग कहते थे प्रशासन का गलती है, प्रशासन का गलती है। कोई बोला था कि नेता का गलती है, क्योंकि नेता यहाँ आया ही नहीं था।
तो गलती किसका था? प्रशासन का। तो प्रशासन ही क्या करता है? लागू कराता है। किसी भी कानून वगैरह जो पारित होता है उसको लागू कौन कराता है? प्रशासन कराता है। लेकिन उस कानून को पारित कौन करता है? नेता। क्या करते हैं? नेता, राजनेता। तो राजनेता किसके अंडर में चल गए? जापान के अंदर में। और प्रशासन किसके अंडर में चला गया? फ्रांस के अंदर में। मतलब यहाँ हिंद चीन में कैसा शासन लागू हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन के मतलब आधा शासन किसके पास है? जापान के साथ पास, और आधा शासन किसके पास है? किसके पास है? फ्रांस के पास है। समझ में आया? अब यहाँ का जनता एकदम बोली चट्टा, पहले एक वो था, दोनों आ गया समझ में आया? इसी में आ गए हो ची मिन। कौन आ गए? हो ची मिन। समझ में आया? बोले दोनों को मारो छुट्टा को दोनों को मार के भगाओ। समझ में आया? अब कितना और लड़ेंगे? तो जापान ताकतवर देश है। समझ में आया? तो जापान ताकतवर देश कितना लड़ाई लड़ेगा? समझ में आया? फ्रांस भी इससे नहीं लड़ पा रहा था, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी किससे हार गया है? जर्मनी से। अब इसके पास इतना ताकत है नहीं कि जापान से क्या करे? निपटे। प्रशासनिक व्यवस्था ही संभाल रहा है, राजनीतिक व्यवस्था वो संभाल रहा है। तब तक अचानक से पर्ल हार्बर द्वीप, अमेरिका का एक पर्ल हार्बर द्वीप है। अमेरिका में क्या है? पर्ल हार्बर द्वीप। यहाँ अमेरिका है, अमेरिका का प्रशांत महासागर, यहाँ पे पर्ल हार्बर एक द्वीप मिलेगा। समझ में आया? इधर अमेरिका पे कौन आ गया? जापान का पर्ल हार्बर। जापान ने क्या किया? अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पे क्या किया? भयानक तबाही कर दिया, बम बरसा दिया। समझ में आया? वहाँ पे हजारों की संख्या में, वहाँ पे देखिए अमेरिका का रीढ़ का हड्डी माना जाता था किसको? पर्ल हार्बर द्वीप को, क्योंकि वहाँ पे उसका नौसेना, वायुसेना, थल सेना, एक से एक पनडुब्बी, एक से एक जहाज सब रखा हुआ था उस द्वीप पे। समझ में आया? जापान एक के बार आया, सब पर्ल हार्बर द्वीप को ही उड़ाकर क्या हो गया? चला गया अमेरिका बोला तू हमको मारा काहे रे? तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी है? कह रहा है हमारा आपसे कोनो दुश्मनी नहीं है, आप हमसे कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहे थे इसीलिए आपको मारे, बाकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है आपको अब आप आराम से पीछे चले गए हैं, आपको इतना ना ज़्यादा हम धो दिए हैं कि आप 40 साल पीछे चले गए हैं। अब आपको जो करना है करते रहिए देख रहे हैं जापान को छुट्टा कितना मन बढ़ा है। उसका अमेरिका से कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी वो जाकर पर्ल हार्बर द्वीप को क्या कर दिया? उड़ा दिया। अमेरिका को पूछने पर हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहे थे, इसीलिए हमारे पास दो रास्ता था, या तो हम और मेहनत करके आपसे आगे निकल जाए, या फिर आपका पैर पकड़ के पीछे खींच दे। तो हमको दूसरा रास्ता बढ़िया लगा, आपका पैर पकड़ के पीछे खींच दिए, आप 40 साल पीछे गए, अब आप लड़ते रहिए समझ में आया? अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया, बोला जापान तुमको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बोलेगा अभी में पीटे हैं, पीटे फिर से नहीं समझ में आ रहा है समझ में आया? अब वहाँ पे एक परियोजना चला था, मैनहट्टन परियोजना। समझ में आया? अमेरिका बोला इस मैनहट्टन परियोजना को बहुत तेज करो और तीव्र गति से कर दो। ये परियोजना था परमाणु बम बनाने का। समझ में आया? और अमेरिका में क्या बन गया? परमाणु बम बन गया। और 1945 में जैसे अमेरिका क्या किया? परमाणु बम बनाया, तुरंत बोला इसका ट्रायल वायल हो गया है, या तो नहीं ट्रायल नहीं हुआ, ला इधर ले जाकर जापान पे ट्रायल करते हैं। एकदम आग बबूला हो गया था, क्योंकि इसके पर्ल हार्बर द्वीप को कौन नष्ट किया था? जापान। समझ में? तुरंत उसको लादा 6 अगस्त 1945 को। क्या कौन सा बम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक बम क्या किया? जहाज में लादा और लेके गया जापान। जापान के हिरोशिमा शहर पर ले जाकर क्या कर दिया? पटक दिया। और पटका तो उसमें करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग क्या हो गए? मर गए। लाखों की संख्या में लोग अपंग हो गए। अपंग मतलब किसी का हाथ टेढ़, किसी का मुंह टेढ़, किसी का पैर टेढ़। समझ में आया? लाखों की संख्या में लोग क्या हो गए? अपंग। अभी भी वहाँ पे लोग कैसे पैदा होते हैं? अपंग पैदा ही होते हैं, रियल में। समझ में आया? रियल कहानी है सब। मतलब तुमको क्या लगता है हम कहानी बना के पढ़ा रहे हैं? बुक में ऐसा ही लिखा रहता है, ये सब हुआ है, रियल में स्टोरी है, पूरा डेट के साथ तुमको बता रहे हैं, तब तुमको लग रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ है। करोड़ों की संख्या में लोग क्या हुए हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए हैं। समझ में आया? करोड़ों की संख्या में लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मरे हैं। 90 लाख लोग प्रथम विश्व युद्ध में मरे थे। जब करोड़ों की संख्या में मरेंगे तो कितना करोड़ घायल होंगे, ये भी सोचो। ये सब रियल में युद्ध हुआ है। समझ में आया? अब देखिए, जब यहाँ पे क्या किया? कौन नापा था? अमेरिका लिटिल बॉय क्या किया? जहाज में भरा और लेकर कहाँ निकल गया? जापान की तरफ। और हिरोशिमा पर ले जाकर बम क्या कर दिया? पटक दिया। जापान एकदम उन्माद में कह रहा है हमारे ऊपर बम पटका, छोड़ेंगे नहीं अमेरिका को। कहाँ से? अभी उसको पता नहीं है कौन सा बम पटकाया है। जब परमाणु बम पटकाता है तो तुरंत उसका असर नहीं दिखता है, तुरंत उसका असर कितना? 4-5 किलोमीटर के एरिया में सब लोग मर जाएंगे बस। मेन असर उसका 1 हफ्ता बाद चलता है। किसका? कितना हफ्ता? 1 हफ्ता बाद उसका मेन, जब प्रदूषण फैलता है उसका धुआं का, समझ में आया? तो उसमें से निकलता है एक से एक रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब शरीर को भेज देता है। शरीर में फेफड़ा पूरा छलनी हो जाएगा, सांस लीजिएगा तो कहाँ टूटेगा? समझ में आया? अंदर पूरा शरीर को क्या कर देता है? छलनी कर देता है। जो लोग मरे हुए हैं वो लाश लेकर क्या हुए? खड़ियाए हुए हैं कि अब क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। उसको भी रेडिएशन लगा, वो मर गया। लाश लेकर वो मर गया, उसको भी ले जाकर दफनाओ। इस तरह से लोग मरे थे। जिस तरह कोरोना का सेकेंड वेव में देखिएगा, आदमी लाइन में लेकर खड़ियाया, उसको भी कोरोना है, वो मर गया।
ऐसा हो रहा था। उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। समझ में, कोरोना में उत्तर प्रदेश से लाश दो के बिहार के नदी में आ गया था, क्योंकि जलाने का क्या नहीं मिला था, जलाने का कोई सुविधा ही नहीं था। समझ में आया, जलाने के लिए शमशान घाट खाली नहीं था, तो लोग उसी तरह से बालू में ढांक के क्या हो गया, चले आए। जब बाढ़ आया तो दहवा के लाश को कहाँ ला दिया, बिहार में ला दिया। इतना खतरनाक स्थिति हो गया था। समझ में, तो कोरोना में देख कितना लाखों की संख्या में लोग मराए हैं कोरोना में। अब तुमको अगर अब तुम्हारे आने वाले जो हम लोग के जो पीढ़ी है, सर जी बढ़िया था कि कहानी था कहा कि कौन रियल है। अरे भाई रियल है ये सब। समझ में आया, आने वाले 50 साल में देखिएगा बच्चे इसको किताब में पढ़ेंगे कि 2019 में दिसंबर के महीना में वुहान के लेबोरेटरी से क्या मिला था, हाँ चीन से निकला था कोरोना वायरस, जो पूरे दुनिया में क्या हो गया, फैल गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस पर पूरा बढ़िया से किताब छपेगा, आपको एक पाठ बन जाएगा। जिस तरह से हिरोशिमा आपका पाठ बन गया है एगो, हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं। समझ में आया, उसी प्रकार तो यहाँ पे 6 अगस्त को क्या गिरा, परमाणु बम। और क्या वहाँ जापान सतर्क हुआ नहीं, बोला हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, वो बम मार दिया हमारे ऊपर। अभी अमेरिका क्या हो रहा है, अभी अमेरिका उसको चेतावनी दिया था लेकिन नहीं समझा। जब 6 अगस्त को नहीं संभला तो 9 अगस्त को निकाला फैटमैन, बोला एक और परमाणु बम तैयार है जी, तो हाँ ला दो इसको भी। उसको भी बम किस पर लाता, जहाज पे। और 9 अगस्त 1945 को ले जाकर नागासाकी में पटक दिया। समझ में आया, और नागासाकी में लाखों की संख्या में लोग क्या हुए, मारे गए। जब ये दोनों बम पटकाया, जब जापान देखा कि इसका मेन रिएक्शन 1 हफ्ता बाद जब निकल रहा है, तब अपने आप को क्या बोल दिया, सरेंडर कर दिया। बोला हम सरेंडर करते हैं। समझ में आया, जैसे जापान सरेंडर किया, क्या हिंद चीन में अब जापान का कब्जा चलेगा? नहीं। जापान से हिंद चीन के सिपाही क्या करने लगे, मतलब हिंद चीन के सिपाही, हिंद चीन में कौन थे, जापान के सिपाही, ये लोग क्या होने लगे, वापस जाने लगे। जैसे वापस जाने लगे तो यहाँ फ्रांस को मौका मिल गया, भाग गया, फिर कब्जा करो इसके ऊपर। तो फ्रांस भी तो कमजोर है, फ्रांस कौन सा ताकतवर, तो ऑलरेडी जर्मनी से हारा हुआ है। समझ में आया, तो इधर जापानी सिपाही भागना शुरू कर दिए, और फ्रांस फिर किसके ऊपर कब्जा शुरू कर दिया, इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड बोल रहे हैं, यहाँ कौन है, इंडो चीन के ऊपर। समझ में आया, हिंद चीन के ऊपर फिर दोबारा कौन कब्जा शुरू कर दिया, फ्रांस। समझ में आया, फ्रांस कब्जा शुरू कर दिया। तब तक इधर का जो क्रांतिकारी नेता है, क्या वो लोग शांत बैठेंगे? देखेंगे जापानो हारिए गया और इधर कौन हार गया, फ्रांस। तभी दोनों को मारेंगे। समझ में आया, तो इन दोनों के लिए बहुत सारा आंदोलन चलेगा। वो आंदोलन के बारे में हम लोग समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कोई दिक्कत है? द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा किसको मिला, बहुत सारे देशों को मिला, भारत को भी इसका फायदा मिला था द्वितीय विश्व युद्ध को। समझ में आया, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी बड़ा बढ़िया से पिटाया था। समझ में आया, जर्मनी 15 दिन और 15 रात इंग्लैंड के ऊपर बम गिराते रह गया। इसका शहर था लंदन, पूरा लंदन तबाह हो गया। अभी जो नया लंदन को देख रहे हैं वो नया बसाया गया है, पुराना लंदन को हिटलर क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सोचिए ना, 15 दिन 15 रात बिना रुके खाली बम गिराना, क्या हाल हुआ होगा। पूरा का पूरा शहर ही क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। इंग्लैंड का पूरा कमर टूट गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। समझ में आया, प्रचार करा रहे हैं कि कौन से वहाँ पे विंस्टन चर्चिल का प्रचार करा रहा है कि हमारे सिपाहियों को लड़ने के लिए क्या चाहिए, अंडा चाहिए। कृपया सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो लोग दुकान से अंडे न खरीदे, और इस अंडे को हम लोग कहाँ भेजेंगे, सिपाही को खाने के लिए भेजेंगे। क्योंकि अंडा से शरीर में क्या आता है, गर्मी आता है, और इधर ठंडा प्रदेश है, लड़ने के लिए शरीर में क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। रात को 2 बजे से अंडा का दुकान पर लाइन लग गया, खरीदने के लिए नहीं, जो लोग खरीद कर ले गए थे उसको जमा करने के लिए कि ये लीजिए हमारे सैनिकों तक पहुंचाइए। क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई है, भरी हुई है। हमारे यहाँ कौन तनिक बंद करे, 2 बज रहा तो 1 रोल वाला पहले खरीदेगा, ला इधर हमारा दुकान बंद हो जाएगा। सही में लाइन लगा देगा हमारे यहाँ, समझ में, खरीदने के लिए लाइन लगा देगा। बंद तो दूर की बात है। समझ में आया, लेकिन यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी। वो लोग अपने अंडे को क्या किए, जो खरीद कर ले गए थे उसको वापस कर दिए कि लो हमारे सैनिकों के लिए इसको भेजो, ताकि वो लोग क्या कर सके, विश्व युद्ध लड़ सके। इसका मतलब इंग्लैंड का भी हाथ पांव टूट गया था पूरा द्वितीय विश्व युद्ध में, उसका फायदा भारत उठा लिया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, मार को खींच के पकड़ के। समझ में आया, अब यहाँ पे विंस्टन चर्चिल का पूरा कमर टूट गया था। आपको नेक्स्ट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। समझ में आया, इसी द्वितीय विश्व युद्ध के फायदा में भारत भी क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ तो शायद हमको आज़ादी 1947 में नहीं ही मिला रहता, 2-4 साल और ही लेट हो गया रहता। सर में ऐसा नहीं है कि आज़ादी नहीं मिला रहता, 2-4 साल लेट से मिला रहता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा हमको भी हुआ। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा किसको मिल गया, इंडो चीन को मिल गया। किसको, इंडो चीन को मिल गया। यहाँ जापान भी घुसा था, जापान बेचारा जब 2 बम पटकाया हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो वो क्या हो गया, सरेंडर कर दिया। अब बोला अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जितना कब्जा किए हैं सब जगह से अपना सैनिक को क्या करते हैं, वापस बुलाते हैं। तो इंडो चीन से भी ये जापान अपना सैनिक क्या कर लिया, वापस बुला लिया। फ्रांस एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, बोला फिर एक बार हम क्या करते हैं, इंडो चीन पर कब्जा करते हैं। क्या यहाँ पे कब्जा करने देंगे लोग, नहीं। यहाँ पे थे हो ची मिन, एक से एक आंदोलन चलाए। चलिए देखते हैं उस आंदोलन के बारे में। हुआ आंदोलन 1939 में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में किसी को दिक्कत है ना, नहीं। चलिए ठीक है।
1939 में क्या नाम था? हुइन फोसु, क्या नाम था? हुइन फूसो, समाज सुधारक थे। इन सबसे पहले कौन, क्या नाम था इनका? मेकॉन डेल्टा नामक जगह में इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और मेकॉन डेल्टा एक जगह का नाम है, समझ में? यहीं से इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। और हुइन फोसो को कहा जाता है कि ये एक प्रकार के जादूगर हैं, जादू कर देते हैं, लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, समझ में? जबकि ये जादूगर जो फ्रांस था, जब इनका देखा कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको गिरफ्तार करने का कोशिश किया। क्या गिरफ्तार कर पाएगा? जब हजारों की संख्या में आपको अगर लोग फॉलो कर रहे हैं और आपको कोई गिरफ्तार करने आएगा तो हजारों की संख्या में लोग आप ही को छूट देंगे, कहाँ गिरफ्तार कर रहा है रे? सर में क्रांति हो जाएगा। तो वो बोला कि एक काम करते हैं, हम एक डॉक्टर भेजते हैं और इसको पागल घोषित करा देते हैं कि इसको जादू वादू नहीं आता, ये पागल है, कुछ कुछ बोलते रहता है। आया पागल, डॉक्टर पागल घोषित होकर चल गया। समझ में आया? तो पागल घोषित नहीं कर पाए। इनका क्या कहना था कि गरीबों की सहायता करो, व्यर्थ का खर्चा मत करो और लड़की का क्रय विक्रय पे क्या लगा दो? रोक लगा दो। 1940 में फ्रांस जर्मनी से क्या हो गया था? हार गया था। और जब 1940 में जब जापान घुसा तो ये जो कौन सी हुआ हवा आंदोलन था, ये जापान के खिलाफ भी क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था, और फ्रांस के खिलाफ भी कार्य कर रहा था। यानी दोनों को पकड़ के कौन मार रहा था? हुआ हवा आंदोलन के जो लोग थे। कोई दिक्कत है इसमें? बौद्ध धर्म का देखिए। अब आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद को देखते हैं। इसमें कई को हुआ था, देखिए 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से क्या हो गया? निकल गया। और जापान पे अमेरिका परमाणु बम के पश्चात पोस्टडर्म की घोषणा के तहत जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से क्या होने लगी? निकलने लगी। इतनी शक्ति नहीं बची थी। अब देखिए फ्रांस के पास इतना शक्ति नहीं था कि दोबारा किसको कब्जा कर सके? इंडो चीन पर कब्जा कर सके, लेकिन फिर भी वो हाथ पाँव मार रहा था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, सर में फिर भी वो हाथ पाँव मार रहा था कि कुछ तो कब्जा हो जाए। लेकिन इसमें एक से एक क्रांतिकारी आंदोलन होगा और इसको क्या होना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस सरकार का प्रधान हो ची मिन को क्या किया गया? बनाया गया। तो अब 1945 में कौन स्वतंत्र हो जाएगा? इंडो चीन क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। हुआ हवा आंदोलन में कोई दिक्कत है?